everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. This is the part second video from the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants. In this video we will discuss about pre-fertilization structure and events line by line according to NCERT. So फर्टिलाइजेशन होने से पहले कौन कौन सी चीज़ें और कौन कौन से स्ट्रक्चर एक फ्लावर के अंदर देखने को मिलती हैं, वो चीज़ यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं. मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन ए प्लांट, द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज़ टेकन प्लेस. यानी कि एक्चुअल फ्लावर देखने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमको एक फ्लावर मतलब उस पेड़ पौधे के अंदर हमको देखने को मिलती हैं. सेवरल हार्मोनल और बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं जो कि इनिशिएट हो जाते हैं, लीड्स टू डिफरेंशिएशन एंड द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरा प्रीमोरिया. यानी कि जो फूल बनने से पहले जो प्रीमोडियम होते हैं उसमें कुछ डिफरेंशिएशन, कुछ डेवलपमेंट होने शुरू हो जाते हैं. इन्फ्लोरेसेंस जो होते हैं आर फॉर्म विच बियर द फ्लोरा, यानी कि फ्लावर का बड, कली जिसके ऊपर आती है, यानी कि इन्फ्लोरेसेंस जिसको कहते हैं, वो देखने को मिलता है. फ्लावर देखने उसके बाद फिर हम लोग को फ्लावर देखने को मिलता है. कहने का मतलब ये है कि फूल से पहले हमको कली देखने को मिलता है. इन द फ्लावर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फूल के अंदर मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, द एंड्रोसियम एंड द गाइनोसियम, जो एंड्रोसियम और गाइनोसियम होते हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और डेवलप करते हैं. ठीक है, यू कुड रिकलेक्ट दैट एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ ए होल ऑफ स्टामेन, मतलब एंड्रोसियम के पास स्टामेन पाया जाता है जबकि जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डिनोट करता है, और गाइनोसियम प्रेजेंट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में. ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं. अब बात करते हैं स्टामेन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन ग्रेन के बारे में. ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों की स्टामेन क्या होता है. स्टामेन एक्चुअली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर के अंदर. ये टू पार्ट्स ऑफ टिपिकल स्टामेन जो होता है उसके बेसिकली टू पार्ट होते हैं, एक लॉन्ग और एक सिलेंड्रिकल. जो लंबा वाला होता है उसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं, और जो कि टर्मिनल यहाँ पे जो पाया जाता है उसको हम लोग बाइलोब होता है, जिसको हम लोग एंथर बोलते हैं. यानी कि जो स्टामेन होता है, एक बार फिगर देख लो, ये हमारा टोटल स्टामेन है. ये इसमें दो पार्ट है, एक ये वाला जो इसको हम लोग स्टामेन, इसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं, और यहाँ पे ये एंथर होता है. तो दो पार्ट इसके अंदर होते हैं. ठीक है, जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, और द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट जो कि अटैच होता है थैलेमस से या फिर पेटल ऑफ द फ्लावर से. ठीक है, इसके बाद में जो लेंथ और जो नंबर होता है स्टामेन का वो वेरिएबल होता है अलग अलग फ्लावर के अंदर. यानी कि कुछ फूल में हो सकता है फिलामेंट एक हो, स्टामेन एक हो, कुछ में दो, कुछ में तीन, कुछ में मल्टीपल भी हो सकते हैं. यानी कि स्टामेन का नंबर और लेंथ वेरिएबल होता है. इफ़ यू वेयर कलेक्ट, अगर तुम मान लो कलेक्ट करते हो स्टामेन को अलग अलग 10 फ्लावर के, तो सब में तुमको अलग अलग उसके नंबर वगैरह देखने को मिलेंगे. ठीक है, इसके बाद है कि केयरफुल ऑब्जर्वेशन अगर हम लोग करते हैं स्टामेन का, उसको हम लोग डाइसेक्ट करते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, अगर उसको हम लोग काटते हैं तो जो हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो कुछ इस तरह का होता है. ठीक है, ये एक स्टामेन है, उसका जो एंथर है उसको हमने काटा है तो वो इस तरह का आपको देखने को मिलेगा. ध्यान से देखो, इसमें तुमको 4 बाइलोब्ड हैं, एक ये लोब है और एक ये लोब है, इसलिए स्टामेन जो होता है वो बाइलोब्ड होता है. ये टेट्रास्पोरेंजिएट होता है. देखो यहाँ पे इस तरह से अगर तुम डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ पे देखने को तुमको मिल रहा है ना, इस तरह से और इस तरह से. तो देखो एक ये, एक ये, एक ये, एक ये. ठीक है, इसमें स्पोरेंजिएट, चूँकि ये 4 है इसलिए इसको टेट्रा कहा गया है. ठीक है, और चूँकि ये 20 से ऐसे तुम काट सकते हो इसलिए इसको डायाथेसियस भी बोलते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं लाइन बाय लाइन देख लेते हैं कि एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड. वही बात मैंने अभी बताया. विथ ईच लोब हैविंग 2 थेका, दोनों लोब जो होते हैं दोनों में एक एक थेका पाया जाता है. देखो वही चीज़ यहाँ पे है, तुम इस तरह से भी इसको समझ सकते हो, ऐसे भी काट सकते हो, ऐसे भी काट सकते हो. तो बाइलोब्ड क्योंकि इस तरह से काटोगे तो 2 लोब हो गया, और इस तरह से काटोगे तो एक यहाँ पे 2 लोब है, 2 ठेका बन जाता है, इसलिए उसको डाइथेकस बोलते हैं. ठीक है, अब एक ऑफन ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थेका. ठीक है, 2 बीच से लंबाई लॉन्गिट्यूडनली एक ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि थेका को डिफरेंशिएट करता है.
अब हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन को, एंथर के ट्रांसवर्स सेक्शन को हम लोग काटेंगे और उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और द बाइलोब्ड नेचर ऑफ द एंथर इज़ वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स, मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन में जो बाइलोब नेचर होता है एक एंथर का वो अच्छे से समझ में आता है, ठीक है, वही हम लोग देखेंगे। एंथर इज ए 4 साइडेड यानी कि टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको इसके अंदर 4 ठो माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं द माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है वो डेवलप करता है फर्दर पॉलन सैक में। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ना वही आगे चल के पॉलन सैक बनाता है, जो कि वो लॉन्गिट्यूडनली एक्सटेंड करता है लेंथ वाइज, और एक पॉकेट बनाता है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन पाया जाता है। चलो इसको फिगर से समझते हैं। ये देखो, ये है टोटल स्टामेन। इसका 2 पार्ट होता है, एक है फिलामेंट, एक है एंथर। इसी एंथर को यहाँ पे ट्रांसवर्स काटा गया है और उसको देखो यहाँ पे दिखाया गया है। चूँकि इसको ये लॉन्गिट्यूडनली ऐसे ग्रूव है ना, तो 2 भाग में बढ़ जाएगा। इस तरह से काटते हैं, इसमें 2 लोब हो जाएगा। हर लोब के अंदर चूँकि 2-2 माइक्रोस्पोरेंजियम पाया जाता है, और चूँकि 4 ठो ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसलिए इसको टेट्रा स्पोरेंजिएट भी बोलते हैं। और हर एक स्पोरेंजिएट में देखो यहाँ पे ये एक स्पोरेंजियम है, इसके अंदर इसी को हम लोग पॉलन सैक बोलते हैं। अब पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन पाया जाता है, वही बात यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब है कि द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर, सेम वही चीज़, पॉलन ग्रेन हो गया। अब है स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर जो कि अभी मैंने समझाया है कि ट्रांसवर्स सेक्शन जब हम लोग काटेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम का तो हमें अपेयर होगा सर्कुलर आउटलाइन, जो कि अभी मैंने बताया आपको कि पॉलन सैक उसी को बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ जनरली सराउंडेड बाय 4 लेयर। माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 लेयर पाए जाते हैं। इसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें नोट्स प्रोवाइडेड है, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जिसमें आपको ये पूरा का पूरा फिगर के थ्रू और उसका नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एक माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है उसके अंदर 4 लेयर होते हैं, 4 मतलब उसके वॉल होते हैं, ठीक है, सराउंडेड होते हैं, ठीक है। सबसे बाहर का एपिडर्मिस होता है, उसके बाद एंडोथेसियम, उसके बाद मिडल लेयर, तब जाके सबसे अंदर में टपेटम होता है। यानी कि अगर ये हमारा एक माइक्रोस्पोरेंजियम है तो सबसे ये अंदर में जो होता है वो टपेटम रहेगा, इसके बाद होता है मिडल लेयर, इसके बाद होता है एंडोथेसियम, सबसे बाहर में होता है एपिडर्मिस। ये जो 3 लेयर होते हैं ना, सबसे बाहर वाले जो 3 लेयर होते हैं, ये तीनों प्रोटेक्शन का काम करता है, और ये वाला जो टपेटम होता है वो नरिशमेंट का काम करता है पॉलन ग्रेन का, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ देखो यहाँ पे है कि द 3 लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प द डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन। 2 काम करता है, पहला है प्रोटेक्शन, दूसरा डेहिसेंस ऑफ द एंथर टू पॉलन ग्रेन को रिलीज करने में हेल्प करता है, ठीक है। और जो इनर मोस्ट लेयर होता है टपेटम, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है पॉलन ग्रेन को। सेल्स ऑफ द टपेटम, जो टपेटम का जो सेल्स होता है उसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म कैसा होता है, डेंस होता है, और जनरली है मोर, इसके अंदर ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो टपेटम के बारे में भी हो गया। अब बात करते हैं कि व्हेन द एंथर इज़ यंग, जब एंथर जब नया रहता है तो एक ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनियस सेल्स पाया जाता है, जिसको हम लोग स्पोरोजेनियस टिश्यू बोलते हैं, जो कि ऑक्युपाई करता है सेंटर को। यानी कि अगर इसकी हम बात करें, ये हमारा अगर एंथर है, ठीक है, ये एंथर 4 भाग में बटा रहता है ना, तो ये जो एक है इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलन सैक। तो जब ये एंथर जवान रहता है तो इसके सेंटर में क्या होता है कि स्पोरोजेनियस टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। वही ये बात यहाँ पे लिख रहा है कि जब एंथर यहाँ पे यंग रहता है तो ये टिश्यू पाए जाते हैं सेंटर में। अब आते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। देखो बच्चों, माइक्रोस्पोर का जेनेसिस 2 वर्ड से मिलके बना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा तो कहाँ होगा, ऑफ कोर्स एंथर में होगा, क्योंकि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है। एज द एंथर डेवलप, जैसे एंथर डेवलप कर जाता है तो जो सेल ऑफ द स्पोरोजेनियस टिश्यू होते हैं, स्पोरोजेनियस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो मियोसिस करते हैं, यानी कि मियोटिक डिवीज़न को ही मियोसिस भी बोलते हैं। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इनफैक्ट मैं भी जब हम भी पढ़ रहे थे तो उस टाइम मुझे भी समझ में नहीं आता था, हम भी कंफ्यूज थे कि मियोसिस और मियोटिक में क्या फ़र्क है। तो बेसिकली बच्चों, मियोटिक डिवीज़न को ही मियोसिस डिवीज़न भी बोलते हैं,
और इसी को हम लोग रिडक्शन डिवीज़न भी बोलते हैं, जो कि मैंने सेल डिवीज़न वाले चैप्टर में आपको बताया हुआ है। तो देखो बच्चों, जब स्पोरोजीनियस टिश्यू जो होते हैं उसके अंदर रिडक्शन डिवीज़न होता है, ठीक है, और इस रिडक्शन डिवीज़न के थ्रू माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कमेंट करके बताओ कि जब माइक्रो स्पोरोजीनियस टिश्यू के अंदर रिडक्शन डिवीज़न होगा तो ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे इसका जो पोलवाइडी लेवल होगा वो क्या होगा। ऑप्शन है तुम्हारे पास 2n होगा या n होगा, कमेंट करके बताओ, ठीक है। ये देखो, अभी माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना। देखो 4 लेयर होता है। सबसे बाहर का जो लेयर होता है एपिडर्मिस, उसके अंदर का देखो एंडोथेसियम, उसके अंदर होता है मिडल लेयर, सबसे अंदर में है टपेटम, ठीक है, और ये बीच में कनेक्टिव टिश्यू, और ये स्पोरोजीनस टिश्यू इसके अंदर होता है, अभी है ना। और यही स्पोरोजीनस टिश्यू के अंदर रिडक्शन डिवीज़न होता है और जो कि माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता है। अब वही माइक्रोस्पोर टेट्राड जो होता है आगे चल के पॉलिन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये माइक्रोस्पोरेंजियम का दिख रहा है, ठीक है। उसी का ये टिश्यू लेवल पे है, मतलब सेल लेवल पे है, ठीक है। ये तो थोड़ा बड़े लेवल पे है, लेकिन ये देखो सेल लेवल पे है, ठीक है। उसी का ये रियल फिगर है। अब चलो टेक्स्ट देख लेते हैं एक बार कि एज ईच सेल ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइट टू माइक्रोस्पोर टेट्राड। स्पोरोजीनस टिश्यू जो होते हैं उसका हर एक सेल के पास ये कैपेसिटी होता है कि वो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सकता है। ईच वन इज अ पोटेंशियल पॉलन या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। हर के पास पोटेंशियल पॉलन या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल की कैपेसिटी होती है। The process of formation of microspore from the pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis। अभी मैंने आपको बताया ना कि हम लोग इस टॉपिक क्या था, हमारा सब टॉपिक ये था कि हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि 2 वर्ड से मिलके बना है माइक्रोस्पोर और जेनेसिस, यानी कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। तो कहाँ से हो रहा है, देखो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन जब हम पॉलन मदर सेल से होगा। MCQ नीट का कि स्पोरोजेनेसिस में जो माइक्रोस्पोर होता है वो किससे बनता है, तो बच्चों पॉलन मदर सेल से बनता है, ठीक है। किस डिवीज़न के थ्रू बनता है, तो मियोसिस यानी कि रिडक्शन डिवीज़न के थ्रू बनता है। ये MCQ है, नोट कर लो, हाईलाइट कर लो। द माइक्रोस्पोर, ये जो माइक्रोस्पोर होता है एज दे फॉर्म, जैसे ही वो बन जाता है, आर अरेंज इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल। 4 जैसे ये माइक्रोस्पोर बनेगा, ये मान लो हमारा माइक्रोस्पोर है, ठीक है। तो ये 4 सेल कैसे फॉर्म में रहता है, जिसको हम लोग माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। क्योंकि 4 है इसलिए माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलेंगे, ठीक है। एज द एंथर, जैसे एंथर मैच्योर कर जाएगा, डिहाइड्रेट होगा, तो माइक्रोस्पोर जो होता है वो डिसोशिएट कर जाएगा और इसके बाद पॉलन ग्रेन बन जाएगा। यानी कि ये जो इस तरह से था वो ऐसे टूटेगा, और चूँकि माइक्रोस्पोर ये सेल है तो ये क्या होगा कि इस तरह से 4 ठो पॉलन ग्रेन बन जाएगा, ठीक है। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर या फिर पॉलन ग्रेन मौजूद होते हैं और वो रिलीज होते हैं एंथर से, ठीक है। एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन मौजूद होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग पॉलन ग्रेन के बारे में कि पॉलन ग्रेन क्या होता है। तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि इन केस ऑफ ह्यूमन, मेल के पास जो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव जो सेल होता है दैट इज स्पर्म, तो उसी तरह इन केस ऑफ प्लांट स्पर्म को तुम पॉलन ग्रेन से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। जो पॉलन ग्रेन होता है प्रेजेंट होता है, रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट को, ठीक है। पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट, MCQ है, नोट कर लो। इफ़ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस, ये भी नोट करो, हिबिस्कस से क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर तुम हिबिस्कस के फ्लावर को अगर तुम टच करोगे या फिर किसी भी दूसरे प्लांट के फ्लावर को, तो वहाँ पे तुमको येलो कलर का पाउडर देखने को मिलेगा, वही एक्चुअली पॉलन ग्रेन है। जैसे कभी कभी तुम किसी फ्लावर के मतलब फूल को लेना और उसके ऊपर कभी कभी हमको देखने को मिलता है किसी किसी फ्लावर में कि ऊपर में एकदम हाथ से छूते हैं ना तो येलो कलर का या फिर दूसरे किसी कलर का वहाँ पे कुछ डस्टी टाइप का देखने को मिलता है, वो और कुछ नहीं है, पॉलन ग्रेन ही है, ठीक है। ये जो ग्रेन है ये वाटर ड्रॉप ऑफ वाटर के फॉर्म में भी या फिर स्लाइड के वो ग्लास का जो स्लाइड होता है ना उसके ऊपर इसको हम लोग रख सकते हैं और ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। देखो इस तरह का पॉलन ग्रेन जो होता है ना उसकी डिफरेंट शेप और साइज़ का होता है। देखो ये भी पॉलन ग्रेन ही है, ये भी पॉलन ग्रेन है, ये भी पॉलन ग्रेन है, लेकिन देखो सबका शेप और साइज़ अलग है, ठीक है। ये हमारा माइक्रोस्पोर टेट्राड है,
ये यही आगे चल के एक, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, 4 ठो पॉलन ग्रेन यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद है शेप और साइज जो होता है वो अलग अलग होता है पॉलन ग्रेन का। पॉलन ग्रेन जो होता है जनरली स्फेरिकल होता है, जिसका हम लोग डायमीटर जो है 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है। इट हैज़ प्रोमिनेंट 2 लेयर, इसके अंदर ज़्यादातर पॉलन ग्रेन में 2 लेयर होते हैं, यानी कि अगर ये एक पॉलन ग्रेन है तो इसमें 2 लेयर होंगे, एक ये एक ये। ठीक है, तो वही है कि इसमें प्री प्रोमिनेंट जो होता है 2 लेयर होते हैं। जो आउटर मोस्ट होता है, जो हार्ड होता है, जो कि एक्साइन का बना होता है, और जो कि बना होता है मतलब एक्साइन जिसको बोलते हैं, और ये हमारा स्पोरुलिन का बना होता है। स्पोरुलिन जो होता है मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, और जो कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है। मतलब अब बात करते हैं, देखो ये हमारा एक पॉलन ग्रेन है, इसके अंदर 2 लेयर होते हैं, ये जो सबसे अंदर का है, ठीक है, और एक हो जाएगा सबसे बाहर का। ठीक है, अब देखो ये जो येलो वाला लेयर है इसी को हम लोगों ने एक्साइन कहा। ये जो एक्साइन है ये स्पोरुलिन का बना होता है। स्पोरुलिन जो होता है वो मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। इसके ऊपर हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिक या अल्कली कंडीशन भी डालोगे तब पर भी ये स्पोरुलिन टूटेगा नहीं। नो एंजाइम डिग्रेड्स स्पोरुलिन सो फार नोन, अभी तक कोई भी एंजाइम हमें ऐसा नहीं मिला है जो कि इसको तोड़ सके। द पॉलन ग्रेन एक्साइन हैज़ प्रोमिनेंट अपर्चर, जिसको हम लोग जर्म पोर बोलते हैं। ये जो बीच बीच में तुम्हें स्ट्रक्चर खाली खाली दिख रहा होगा, लेट मी शो यू, ये देखो ये इसी को हम लोग जर्म पोर बोलते हैं। जब पॉलन ग्रेन फीमेल के अंदर जब जाता है तो यहीं से निकल के जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और इस पोर के पास स्पोरुलिन जो होता है वह एब्सेंट होता है। देखो पॉलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व एज फॉसिल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पोरुलिन। स्पोरुलिन की वजह से ही पॉलन ग्रेन जो होता है वो प्रिजर्व हो पाता है, फॉसिल के रूप में भी सही सलामत रह पाता है। द एक्साइन एक्सिबिट ए फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिज़ाइन। जो एक्साइन होता है ना वो अलग, वो अभी मैंने बताया ना कि देखो ये बात, ये जो बोल रहा है ना, देखो ये जो बाहर का लेयर है देखो सबका अलग अलग है। इसमें देखो कांटा जैसा लग रहा है, इसमें कुछ और है, इसमें कुछ और है। तो ये जितना स्ट्रक्चर है, अलग अलग स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये बिकॉज ऑफ एक्साइन ही बन पाता है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब है कि द इनर वॉल जो होता है पॉलन ग्रेन का, उसको हम लोग इंटाइन बोलते हैं, अंदर वाला। इट इज़ अ थीन, वो थीन होता है, कंटिन्यूअस लेयर होता है। मतलब कि अगर पॉलन ग्रेन है ना तो इसका जो सबसे बाहर का लेयर होगा, सब मतलब ये पॉलन ग्रेन के बाहर का वो पतला होगा, कंटिन्यूअस होगा, यानी कि इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई ब्रेक नहीं रहता है। ठीक है, अब है कि जो मेडअप ऑफ, और ये सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेम वैसे सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा ही, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है यूनिवर्सल फीचर है, किसी भी सेल में मौजूद होगा ही होगा। अब व्हेन द पॉलन ग्रेन इज मैच्योर, जब पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाएगा 2 सेल स्टेज में, तो उसमें 2 तरह के सेल पाए जाएंगे, एक वेजिटेटिव और एक जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो होता है वो बड़ा होगा, अबंडेंट फूड रिजर्व इसमें होगा, और ये इसके लार्ज होगा, इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस होगा। यानी कि जब पॉलन ग्रेन 2 सेल के स्टेज में रहेगा तो इसमें 2 तरह के सेल रहेंगे, एक वेजिटेटिव सेल और एक होता है जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो होता है वो बड़ा रहेगा, इसके अंदर एक न्यूक्लियस रहेगा जो कि इरेगुलर शेप का रहेगा। लेकिन जो जेनरेटिव सेल होता है वो छोटा रहेगा, अफ्लॉट करेगा साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। ये जो वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में ये रहा हमारा जेनरेटिव सेल इसके अंदर फ्लॉट करेगा। ठीक है, और इसका जो शेप होगा वो स्पिंडल शेपेड होता है। ठीक है, और 60% जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें पॉलन ग्रेन जो होता है 2 सेल स्टेज में ही पड़ा होता है। यानी कि जो 60% एंजियोस्पर्म है उसके अंदर जो पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन में 2 सेल पाए जाते हैं, एक वेजिटेटिव और एक जेनरेटिव सेल। ठीक है, इसके अलावा जो रिमेनिंग स्पीसीज होते हैं उसमें जो जेनरेटिव सेल है वो डिवाइड कर जाएगा माइटोटिकली और 2 मेल गैमीट्स बना देगा, और इस तरह से 3 सेल स्टेज में प्रेजेंट हो गए। लेकिन ये चीज़ें 40% में होती हैं। पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज काउजेज सीवियर एलर्जी। बहुत सारे पॉलन ग्रेन ऐसे होते हैं जिसकी वजह से एलर्जी होता है, ब्रोंकियल
प्रॉब्लम कुछ लोगों में हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस etc होने लगता है। और इट में भी मेंशन जो पार्थेनियम या फिर कैरोट ग्रास होता है जो कि इंडिया में बाहर से लाया गया था, वो भी वीट के थ्रू, गेहूं के थ्रू आया था, वो भी कहीं ना कहीं पॉलन एलर्जी की वजह से ही होता है। यानी कि पार्थेनियम और कैरोट ग्रास का जो पॉलन ग्रेन है उसकी वजह से भी पॉलन एलर्जी होता है। अब इसके बाद है कि पॉलन ग्रेन आर रिच न्यू। पॉलन ग्रेन के बारे में कुछ खास बात यह है कि पॉलन ग्रेन जो होता है उसके अंदर न्यूट्रिएंट, कुछ पॉलन ग्रेन में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इट हैज़ बिकम ऑफ फैशन इन रिसेंट ईयर टू यूज़ पॉलन टैबलेट एज फूड सप्लीमेंट। अभी के टाइम पे पॉलन ग्रेन को फूड सप्लीमेंट के तौर पे लेने का एक तरह से रिवाज चल गया है। वेस्टर्न जो कंट्री होती हैं उसमें लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट बनाए जाते हैं टैबलेट के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में, जो कि अवेलेबल होता है मार्केट में, ठीक है। अब पॉलन का जो कंजम्पशन होता है वो इंक्रीज़ होता है कहाँ पे, एथलीट्स में और रेस हॉर्सेस में। जो भी एथलीट्स होते हैं या फिर रेस हॉर्स होते हैं उन सब में ये लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये रहा पॉलन ग्रेन का कुछ प्रोडक्ट, जैसे कि सिरप के फॉर्म में भी यूज़ होता है, इसके अलावा टैबलेट के फॉर्म में भी यूज़ होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अनदर पॉइंट, दैट इज व्हेन वंस दे आर शेड pollen grain have to land on the stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization। अगर एक बार pollen grain जो है वो स्टिग्मा के पास आ जाएगा तो फिर वो अपनी वायबिलिटी को ख़त्म कर देगा। कैसे होगा भाई, तो देखो जो पीरियड होता है विच पॉलन ग्रेन रिमेन वाइबल इज़ हाईली वेरिएबल। जो पॉलन ग्रेन की जो वायबिलिटी की जो पीरियड होती है वो हाईली वेरिएबल होती है, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होती है। जैसे कि इसके साथ वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा पॉलन ग्रेन कितने टाइम तक, यानी कि अलग अलग पॉलन की वायबिलिटी अलग अलग टाइम तक होती है, अलग अलग कंडीशन में होती है। जैसे कुछ सीरियल्स हो गए, जैसे कि चावल या गेहूँ हो गए, उसकी जो पॉलन ग्रेन होती है वो 30 मिनट तक वायबल रहेगी। जैसे कि गेहूँ का या धान का जो पॉलन ग्रेन होता है एक बार मेल से फीमेल के पास चला गया तो 30 मिनट तक ही वो वायबल रहेगी, फंक्शनल रहेगी, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो वही है कि 30 मिनट तक रिलीज़ होने के बाद। एंड इन सम मेंबर जैसे कि रोसेसी या फिर लेग्यूमिनेसी या फिर सोलानेसी फैमिली जो होती है उसकी जो पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी होती है वो महीनों तक जाती है। यू में हैव हर्ड टू स्टोरी सीमेन या फिर स्पर्म ऑफ मेनी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर आर्टिफिशियल सेमिनाइजेशन। जैसे कि तुमने सुना होगा कि एक कहानी यहाँ पे बता रहा है कि मेन के केस में सीमेन हुआ, इंसान का सीमेन या फिर दूसरे एनिमल्स का भी सीमेन आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन के तौर पे हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि इन फ्यूचर जब हमें उसकी ज़रूरत पड़े तो उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकें। सेम वैसे ही प्लांट के केस में भी ये चीज़ें होती हैं कि पॉलन ग्रेन को भी स्टोर करके रखा जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे। समझ में आई बात कि इन अदर मतलब एनिमल्स की तरह इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पॉलन ग्रेन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर ईयर, सालों तक लिक्विड नाइट्रोजन में इतने डिग्री सेल्सियस पर। और सच स्टोर पॉलन कैन बी यूज्ड एज पॉलन बैंक। इस तरह जैसे सीड बैंक होता है उसी तरह पॉलन बैंक भी होता है, और यहाँ पे सीड बैंक की तरह यहाँ पे इसका फिर फ्यूचर में इस्तेमाल किया जाता है ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंदर। दिस इज़ ऑल अबाउट स्टामेन। अब हम बात करेंगे पिस्टिल के बारे में, ठीक है, लेकिन पिस्टिल का वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।